प्रिय छात्राः नमो नमः। आज हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, यह सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न पैदा होता है। तो वर्णों के समूह को, वर्णों के ये सारे वर्ण हैं, इनके समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों की माला वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्णानाम यह समूह सह वर्णमाला इति कथ्यते। अब संस्कृत में दो प्रकार से स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है, स्वराः व्यंजनानि च। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से स्वर और व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से स्वर और व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, स्वराः अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, री, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ये सारे स्वर हैं जिनकी संख्या 13 है। 13 स्वर। उसके बाद व्यंजनानि, व्यंजन। इन स्वरों में कुछ ह्रस्व स्वर हैं, कुछ दीर्घ मात्रिक स्वर हैं। पहले है ह्रस्व स्वराः। ह्रस्व स्वराः। देखिए, यदि आप ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं देखेंगे। अ, ई, उ, ऋ, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या है 5। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वराः। इसमें दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर अर्थात जिनको उच्चारण करने में द्विमात्रिक समय लगता है। देखिए, एक मात्रिक, ये सभी एक मात्रिक स्वर है जिनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। अ, इ, उ, ऋ, ऋ, इनको उच्चारण करने में एक मात्रिक समय लगता है। लेकिन कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको द्विमात्रिक समय लगता है। वो है आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये दीर्घ मात्रिक है, तो इनको उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है 8। तो दोनों मिलाकर 13। इसके बाद आता है प्लुत। प्लुत स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है, वैदिक में ज्यादा होता है। इसमें जब भी हम प्लुत स्वर, ये दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिसमें लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं, परंतु इस तरह का उच्चारण बहुत कम मिलता है, परंतु वेदों में इसका उच्चारण मिलता है। इसमें इस प्रकार से प्लुत स्वर के का चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। ये उच्चारण जो है इसका इस तरह का निशान लगाया जाता है, प्लुत स्वर। उसके बाद व्यंजनानि, हम व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्गीय व्यंजन, एक होते हैं अवर्गीय व्यंजन। सबसे पहले देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, इन्हें कहा जा सकता
का वर्ग, ये क का वर्ग है, क वर्ग। इसको फिर क्या कह देंगे, च छ ज झ य, ये हो गया च वर्ग। कहां आगे, ये हो गया त वर्ग, ये हो गया त वर्ग, और ये हो गया प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस प्रकार से ये 25 ये वर्गीय व्यंजन है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ये वर्गीय व्यंजन है, इनका ये वर्ग में रहते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से। और ये व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, और श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। और उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, वो क्ष, र, य, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष, क, धन, श, क्ष, त, धन, र, त्र, ज प्लस य, ज्य, श प्लस र, श्र। इस प्रकार से कुल ये संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग हमें अत्यावश्यक है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका सबसे पहले हमारे उसके वर्णों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, और जब वाक्य पूरा हमारे सामने आ जाता है तो हम वाक्यों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को भली भांति समझते हैं। इस प्रकार से हमने आज संस्कृत वर्णमाला के स्वरों, व्यंजनों, संयुक्त स्वरों, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त अक्षर, इन सभी के बारे में पढ़ा। इसका अभ्यास करें। ये भाषा का प्रथम सोपान है, जिससे हम वर्णों के बारे में हमारी जानकारी होती है। तो हमारे स्वर जो हैं वो 13 हैं, और जो हमारे व्यंजन हैं वो संख्या में 33 हैं। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।